हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विराज और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक नीट 2026 के लिए फिजिक्स को स्पेशली कैसे डील करना है। पूरा रोड मैप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले PYQ एनालिसिस देखेंगे जल्दी से कि कैसे कैसे ट्रेंड रहा है। 2025 का ट्रेंड कैसा था। ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल वाइज तो वो था, बट हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने आए हैं, किस यूनिट से कितने आए हैं, 11 12 से कितने आए हैं, पहले उसको एक बार एनालाइज करते हैं। फिर हम एक रोड मैप तैयार करते हैं कि आप 2 सेगमेंट में ये रोड मैप डिवाइड होगा कि जुलाई से दिसंबर तक आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर के मई तक आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। और ये उन दोनों बच्चों के लिए होगा जो क्लास 12th में हैं, उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, और जो ड्रॉप ले रहा है स्टूडेंट, जो रिपीट कर रहा है एग्ज़ाम को, उनको किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। इस डेटा को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये डेटा में आपको 2014 से लेकर के 25 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर इन सब का एक एवरेज वेटेज भी दिया गया है, मतलब टोटल क्वेश्चंस मुझे पता है कितने आए हैं और एक एवरेज वेटेज निकाल लिया गया है इसको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिखेगा 6% वेटेज काइनेमेटिक्स है। मतलब काइनेमेटिक्स से अगर आप देखें 1D और 2D वाला जो ये चैप्टर है, तो इससे दो तीन किसी साल तो 6 भी आए हैं, बट इस साल भी 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिट डायमेंशन, ये वाले जो है चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी रहते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर इजीएस्ट और इनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रोटेशन, ग्रेविटेशन। रोटेशन एक अच्छा चैप्टर रहता है। इस साल बस एक क्वेश्चन आया था, बट जनरली आप देखोगे पहले हिस्टोरिकली उससे दो तीन क्वेश्चन आते रहते थे, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना और ज़्यादा फोकस करके इसको भी पढ़ाई करना। फिर अगर थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन एक अच्छा चैप्टर रहता है और इजी भी रहता है। ग्रेविटेशन 3 क्वेश्चन आए हैं इस साल तो, बट इन जनरल भी दो दो क्वेश्चन तक आप सिर्फ ग्रेविटेशन यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो KTG वगैरह है, इनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट इस साल जो है SHM का वेटेज थोड़ा रहा था ठीक ठाक। जनरली KTG से देखो एक एक क्वेश्चन आता था, बट इस साल KTG से भी 2 क्वेश्चन तक आए थे, ठीक है। बट हाँ, आई वुड रिकमेंड कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स होने चाहिए। SHM होना चाहिए यहाँ से। और आप इसके साथ साथ देखो, इनसे बहुत कम वेटेज है। फ्लूइड, सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक्स, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से भी देखो पिछले 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस साल एक क्वेश्चन आया। थर्मोडायनेमिक्स से कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहला एनालिसिस तो ये रहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। 12th क्लास में जो सबसे हाई वेटेड चैप्टर है, अगर पूरा लिस्ट को ध्यान देखोगे तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर से कंसिस्टेंटली 3 और किसी साल तो 5 और इस साल भी 2 क्वेश्चन तक तो आए ही आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से होता है, ये भी फिक्स होता है, ठीक है। फिर रे ऑप्टिक्स का देख लीजिए। रे ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये 2 ऐसे यूनिट हैं जिससे मतलब 2 2 3 3 3 ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेंगे, मिलेंगे ही आपको, ठीक है। फिर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म इन मैटर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। 2 2 2 3 3। और उससे भी सबसे इंडिपेंडेंट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 3 4 5 4, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा ये और ये मतलब ये जो हाईलाइट किए हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो डुअल नेचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ट्रेंड होना चाहिए। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं चिपका लीजिए अपने नोट डेस्क पर, ताकि आपको पता रहे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर इसी के एनालिसिस के बेस पे 11 12th में डिवाइड किया जाए तो ज़्यादा वेटेज थोड़ा सा 12th क्लास का रहता है। और अगर यूनिट वाइज किया जाए तो सबसे बड़ा यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो ऑब्वियसली वहीं से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मैकेनिक्स 1 यानी कि 11th का पार्ट 1, मैकेनिक्स 2 जिसके अंदर ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, SHM वेव आते हैं, उनका भी वेटेज है। ऑप्टिक्स का वेटेज कम से कम सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, बट 9% तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा हाई वेटेड
यूनिट है ये। सेम इसमें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके 3-4 चैप्टर रहते हैं बट 16% तक है, तो ये सबसे हाई स्कोरिंग है। तो 12th का ही वेटेज देखो, ये सारे 12th के ही पार्ट है, तो 55% तक वेटेज तो यही कर देते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब आते हैं इंटरलिंकेजेस पे। देखिए जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने ड्रॉप लिया, पहले सिंसियरिटी से नहीं पढ़ा, या 12th के लिए, देखो जो 12th का बुक 1 है उसको पढ़ने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर आपको आना चाहिए पहले से ही, क्योंकि वेक्टर हर जगह यूज़ होता है। तो वेक्टर आप पहले से क्लैरिफाई करोगे और बेसिक मैथ्स भी आपका साथ साथ रेडी होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो मोस्टली ओवरलैप्ड है ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ। तो जब आप इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे, दोनों को साथ साथ पढ़ सकते हो। मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैट कवर कर रहे हो तो ग्रेविटेशन कर लीजिए साथ ही कवर, तो दोनों को सिमिलरिटी, सेम फॉर्मूला, सिमिलर सा स्ट्रक्चर मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये करना पड़ेगा। मैग्नेटिज्म का 11वीं से कोई लिंक नहीं है, अलग से करना पड़ेगा। बट एक ऐसी चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एसएचएम में फेज़र का थोड़ा सा आइडिया जो एसएचएम में हमें मिलता है वो यहाँ पर यूज़ हो जाता है, काफ़ी हद तक यूज़ होता है। ठीक है, और इक्वेशंस भी थोड़ी सी जो है एसएचएम टाइप की, वही साइन ओमेगा टी ऐसा कुछ इक्वेशंस दिखेंगे आपको। फिर जब आप वेव मैकेनिक्स पढ़ते हो, इसके अंदर जो वेव्स की इक्वेशन होती हैं वही इक्वेशंस आपकी ईएम वेव में भी दिखती हैं और वेव ऑप्टिक्स में भी। इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है वो पूरा का पूरा ओवरलैप्ड है यहाँ से और वहाँ से। ठीक है, तो उसको पढ़ते हो। रे ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि साथ साथ आप केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो साथ ही ये 3 चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ के दो तीन चैप्टर जो हैं इधर भी कर लीजिएगा साथ साथ खत्म। सेमीकंडक्टर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो जो ये 4 यूनिट हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न रे ऑप्टिक्स और ये, तो 1 2 3 4 ये बहुत हाई वेटेज यूनिट है और इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो इनको आप अलग से कवर कर सकते हैं। ठीक है सर, अब करना कैसे है, ये तो हमें इंटरलिंकेजेस पता चल गए, इसके बीच में करना कैसे है जुलाई से। देखिए पहले बात कर लेते हैं जो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आप पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं या हो सकता है दूसरी बार ड्रॉप कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको फिजिक्स में ही रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इशू है वो फिजिक्स में ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या करना है, बेसिकली वो कोशिश करे कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो ये टाइमलाइन होगी, इसमें सबसे पहले जो फिजिक्स के जो वीक चैप्टर हैं, फिजिक्स के जो वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब सारे मंथ मिला के और दिसंबर मिला करके यहाँ तक अपना पूरा बैकलॉग ख़त्म करें। ठीक है, यहाँ तक के आप देखो, आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आपको जो है सारे चैप्टर नहीं आते हैं। अगर 30 चैप्टर हैं, 30 में से आपको जो है 12 चैप्टर आते हैं, 18 नहीं आते हैं, तो उन 18 को यहाँ पर कवर करना है, जल्दी से कवर करना है। ठीक है, तो फिजिक्स का जो है आप पूरा क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेक्चर भी देखेंगे, आप यहाँ पर या तो रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव देखिए, पर पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, उसको कवर करिए। आप क्या करिए, उसके क्वेश्चंस बनाइए, सोल्ड एग्जाम्पल्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मॉक दीजिए, फिजिक्स के चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बस आपको सिर्फ फिजिक्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री में है तो ऐसे ही केमिस्ट्री में करिए, बट बायो में क्या करिए मैं बताता हूँ। बायो में क्या करिए, बायो के साथ इसके साथ साथ, क्यों बायो को क्यों बता रहे हो सर, देखो बायो में सिर्फ आई विल सजेस्ट ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप बायो के रोज 100 क्वेश्चंस करते रहिए, 100 क्वेश्चंस करते रहो प्रैक्टिस, और साथ साथ ये थ्योरी और लेक्चर रिवाइज करते हो, तो बायो आपका रिवाइज होगा चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू ही होता रहेगा, क्योंकि बायो मोस्टली आता है बच्चों को, ड्रॉपर वाले बच्चों को तो खासकर। तो बायो में 100 क्वेश्चन लगाओ, रोज की रोज लगाओ, पर डेली है ये प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब आप ये डेली प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो 100 क्वेश्चन बायो के करो, बट फिजिक्स में क्या करोगे, आप पूरा लेक्चर देखोगे, पूरा रिकॉर्डिंग देखोगे, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि वापस से क्लास देखो, पूरा का पूरा वही धुले हुए बर्तन धो, तो उससे आपका बहुत समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो चैप्टर यहाँ पर आते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो चैप्टर वीक हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करिए ड्रॉपर के लिए, और यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्डिंग फिजिक्स का पूरा डिटेल में कवर करिए जो भी वीक एरियाज हैं। और इवन आई विल सजेस्ट
जो आपके आते हुए एरियाज भी हैं उनकी प्रैक्टिस एटलीस्ट उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करेंगे बताता हूँ, मॉक कहाँ से करेंगे बताता हूँ, बट एटलीस्ट हम ये 2 टास्क तो करेंगे जो आते हुए हैं, और ये टास्क भी करेंगे जो नहीं आता है, और ये टास्क भी करेंगे जो आता है मुझे पूरा का पूरा। ठीक है, लेक्चर देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन करिए, मॉक टेस्ट करिए, थ्योरी पढ़िए। ठीक है, अगर थ्योरी वीक है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल बनाइए जितने ज़्यादा, कितने क्वेश्चंस करने हैं वो सब देखेंगे आप। और बायो में साथ साथ बायो में, और अगर केमिस्ट्री में भी यही इशू है तो चैप्टर सेलेक्ट करो और करते रहिए उनको। तो आई विल सजेस्ट फिजिक्स में ऐसा जाइए, बट यहाँ तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉपर लोग क्या करेंगे, जैन से फिजिक्स में आपका सिलेबस अगर खत्म हो गया तो फिर आप जनवरी से लेकर के कहाँ तक, जनवरी से लेके कहाँ तक, जनवरी से लेके मई तक ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, बस ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग। बस इस तरीके से अप्रोच रखिए कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। बस ये होगा किसके लिए, ड्रॉपर के लिए। तो आपका जो भी आपका बैकलॉग है, रोना धोना है, वो यहाँ पे कवर करो और जल्दी से फिर यहाँ पर जाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। 5 महीने क्वेश्चन सोल्व करोगे, मॉक बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप ही एग्जाम अच्छा हो जाएगा। कहाँ से बनाने हैं उस पर आते हैं। फिर जो बच्चे 12th में हैं उनका क्या करना है, वही ये लोग क्या करेंगे, 12th वाले स्टूडेंट जो हैं उनका मोस्टली दिसंबर तक तो सिलेबस ही ख़त्म होता है। ठीक है, दिसंबर तक तो सिलेबस ही ख़त्म होता है, यहाँ से जुलाई से लेकर के। तो आप अपना पहले तो 12th का तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेबस फिनिश करो, सिलेबस फिनिश करो। जैसे आपका पढ़ाई चल रही है उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस फिनिश करो और दिसंबर तक उसको रैप करो। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक जा सकते हो, उससे लेट नहीं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जुलाई से जुलाई के बाद फिर आपको जनवरी के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका बोर्ड शुरू हो जाएगा। तो आप अपना 11th का क्या करिए, जो भी बैकलॉग है, जो भी बैकलॉग है उसको कवर करिए। यहाँ पर बैकलॉग कवरेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो साथ साथ, क्योंकि ये चैप्टर जो है धीरे धीरे पढ़ते रहते हो तो 11th के जो भी 5-7 चैप्टर वीक है आपके, 15 सारे वीक नहीं होंगे, जो भी वीक सेक्शन है उसको जो है कवर करते चलिए। प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, ये यहाँ तक आपका सिलेबस पूरा दिसंबर तक फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रोड मैप रहेगा आपका, ये रोड मैप रहेगा। क्लासेस में जब हम बात करते हैं तो फिर इसको ब्रेक डाउन करके और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। फिर आप क्या करोगे, जब जनवरी है तो जनवरी और फरवरी, ठीक है, तो जनवरी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, मॉक दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा जितना। फरवरी और मार्च इस पे बोर्ड पे फोकस कर लेना, यहाँ से फरवरी से मार्च तक बस बोर्ड पे ध्यान दोगे, बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दोगे। और उसके बाद जब आप अप्रैल आता है तो फिर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओगे। अप्रैल और मई का कौन सा, सिर्फ फर्स्ट वीक मिलेगा आपको, तो इसमें बस आप क्या करोगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाओगे जल्दी से, क्योंकि आपका 12th पूरा बोर्ड में रिवाइज हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि 11th के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच रहता है। सर क्वेश्चन करने कहाँ से हैं, देखो मैं कहता हूँ कि अभी इस साल जो है नीट PYQ मत ही करिएगा तो ठीक है, क्योंकि किसी के काम नहीं आए। इस साल का पेपर जो आपने देखा था तो आप नीट के PYQ रहने ही दीजिए। ठीक है, इस साल का पेपर का ट्रेंड देखते हुए आई विल रिकमेंड कि नीट PYQ से आपका पेपर में कुछ नहीं होगा, आप हार्डली 50-70 नंबर लेके आओगे, उससे ज़्यादा। कुछ बुक्स हैं जो नहीं सॉल्व करनी है, जैसे प्रदीप्स को मत करिए, प्रदीप्स का बड़े बड़े बुक आते हैं उनको मत सॉल्व करो। अब दिशा पब्लिकेशन के कुछ बुक आते हैं उनको मत सॉल्व करो। और भी कुछ एलिमेंट करके एक बुक्स आते हैं, एलिमेंट्स के आते हैं। ठीक है, या आप SL अरोड़ा आता है, स्कूल वाले सजेस्ट कर देते हैं, ये सब ठीक है उसके लिए, क्या नाम है, बोर्ड के लिए, बट ये अच्छी बुक्स नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, PYQ भर भर के सारे एग्जाम के एक जगह डाल देते हैं और इतना बल्कि वॉल्यूम कर देते हैं। तो बुक अगर आपको पहले से बल्कि दिख रहा है उसको मत करिए, क्योंकि वो आपका समय ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ पब्लिकेशन है, इवन MTGs, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप MTGs का बुक लेकर के ये सब करो, तो इनको रहने दीजिए। क्वालिटी बुक सोल्व कीजिए, कम क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व करो। कहाँ से करोगे, आई विल सजेस्ट, देखो JEE मेंस का PYQ करो, तो सबसे पहला तो फर्स्ट सोर्स तो ये होना चाहिए आपका, फर्स्ट सोर्स आपका JEE मेन का PYQ होगा। फिर DC पांडे उठाइए। ठीक है, HC वर्मा अगर थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी के लिए आप HC वर्मा रख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट सेकंड सोर्स आपका ये होगा,
सेकंड सोर्स ये होगा डीसी पांडे, और इसमें भी कौन सा वाला, नीट वाला डीसी पांडे उठाना है। कौन सा उठाना है डीसी पांडे आपको, नीट के लिए जो रेलेवेंट होगा वो वाला लेना है। तो ये थ्योरी के लिए रखिए अपने डेस्क पर या इसका पीडीएफ रखिए, बट डीसी पांडे सॉल्व कीजिए और जेई मेन का पीवाईक्यू करिए। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, आई क्वांटा का स्टडी मटेरियल भी जो है आपको जो है वो, क्योंकि क्रिस्प है, काफ़ी डायरेक्ट एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्टी बनाया गया है जेई मेन्स को के हिसाब से, ताकि नीट आपका आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये 2 सोर्स बुक्स में जेई मेन के पीवाईक्यू कितने साल के करें सर, बस आप 2018 से लेके 2025 तक का ही लेंगे, इतने ही कर लीजिए, क्योंकि एक साल में 10 पेपर, जनवरी में 10-20 पेपर होते हैं, और 20 इतने तो बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, एक साल में 20 होते हैं तो आप सोच लो कितने ज़्यादा हो जाएंगे पेपर। ठीक है, कितना पढ़ाई करना है सर, ये तो क्वेश्चन हो गया। देखो 40 घंटे का एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो, प्रैक्टिस के लिए 40 घंटे, मतलब रोज कितना दिन करना पड़ेगा, 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 में से 1-1.5 घंटा बायो निकाल दो, बाकी 4 घंटे केमिस्ट्री और फिजिक्स पे डिवाइड करोगे। 30 घंटे तक कम से कम आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रैक्टिस रहना चाहिए। रोज अपना शेड्यूल बनाओगे वीक का पूरा, डेली फ्लेक्सिबल रखना बट वीकली रिजिड रखना, मतलब वीक में क्या खत्म होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा खत्म होगा, बट रोज डिसाइड करोगे कि आज क्या पढ़ना है। तो डेली फ्लेक्सिबल रखना है एंड फोकस ऑन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे बायो के लिए कारगर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे नहीं होगा, आपके लास्ट में वही 400-450 नंबर रह जाएंगे, स्ट्रगल करोगे, नहीं मिलेगा सीट एमबीबीएस का। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टारगेट ले लो, ये 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, बट एक नंबर से स्टिक करो कि हाँ भाई इतना मैं पढ़ूंगा। वो लेक्चर वक्चर नहीं काउंटेड है, सिर्फ प्रैक्टिस काउंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग काउंट है ये आवर्स में, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर मॉक्स कितने लगाएं सर, देखो कितने भी लगा सकते हो। अगर एक रफली नंबर बोलूं, जो बच्चा 650 के ऊपर नंबर लेके आता है वो कम से कम 80 मॉक लगा के जाता है, 50 से 80 मॉक टेस्ट उसके टोटल हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने अपनी बात को कन्वे किया पूरा, तो दिस इज़ इट। अब इसको देखो, कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बोल दो, कितना भी कम रह के बोल दो, आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, नीट आई क्वांटा हमारा जो है ये टेलीग्राम पे है, सॉरी ये है हमारा, हाँ यूट्यूब का है, और ये हमारा इंस्टाग्राम के लिए नीट आई क्वांटा का यहाँ पे, और हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप हमें देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, और क्लासेस में मिलते हैं।